अगर आज से 4000 साल बाद कोई आपकी पूरी सभ्यता को रेत के नीचे दबा हुआ पाए तो क्या दुनिया आपकी कहानी पर विश्वास करेगी? आज हम जिन शहरों में रहते हैं उनके नीचे हो सकता है कि पूरा इतिहास दफन हो। भारत एक ऐसा देश जिसका अतीत जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। यह कहानी उन शहरों की है जो कभी दुनिया के सबसे उन्नत शहर थे, जहां सड़कों की योजना थी, जहां जल निकासी की व्यवस्था थी और सभ्यता अपने शिखर पर थी। जब दुनिया के कई हिस्से अंधकार में डूबे थे, लेकिन फिर अचानक ये शहर गायब हो गए। कोई साफ जवाब नहीं, कोई स्पष्ट अंत नहीं, सिर्फ खंडहर और सवाल। क्या ये शहर प्राकृतिक आपदाओं में नष्ट हुए? क्या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास के पन्नों में जगह ही नहीं दी गई? इस वीडियो में हम सिर्फ इतिहास नहीं सुनाएंगे, हम सवाल उठाएंगे। हम जानेंगे भारत के उन लास्ट सिटीज के बारे में जिनकी तकनीक आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है, जिनकी कहानियां हमारे इतिहास की किताबों से कहीं ज्यादा गहरी हैं। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह सोच बदलने के लिए है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि भारत के वो शहर जो कभी मिटे नहीं, बस धीरे धीरे भुला दिए गए, तो बने रहिए सोच प्रवाह के साथ। तो स्वागत है आपका आपके इस प्लेटफॉर्म सोच प्रवाह पर, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लास्ट इंडियन सिटीज। सोचो जरा, आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से अभी प्रिमिटिव लाइफ ही जी रहे थे, तब साउथ एशिया के एक कोने में कुछ लोग शहर डिजाइन कर रहे थे, वो भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ। स्ट्रेट रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम्स, मानक के आधार पर तैयार किए हुए ईंटें, और सबसे शॉकिंग बात, यहाँ कोई किंग नहीं, कोई एम्परर नहीं, कोई बड़ा महल नहीं था। यह है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आज हम इस कहानी को एक सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क से समझने वाले हैं। हु बिल्ट देम? ये शहर किसने बनाए? अक्सर जब हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सुनते हैं ना, इमेज दिमाग में आती है, एक पावरफुल राजा, हजारों स्लेव्स और उनकी मजबूरी से बनी हुई मॉन्यूमेंट्स। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है मेरे भाई। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहर किसी एक राजा के सपने का रिजल्ट नहीं थे। ये शहर बने थे कलेक्टिव इंटेलिजेंस से। इंजीनियर्स, टाउन प्लानर्स, आर्टिसंस, मजदूर और नॉर्मल सिटीजन्स, सब ने मिलकर अपना योगदान दिया। सोचो, बिना मॉडर्न मशीन के, बिना कंप्यूटर्स के, बिना क्रेन्स के, फिर भी परफेक्ट ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स, गलियां एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काट रही हैं, जैसे किसी मॉडर्न सिटी का ब्लूप्रिंट हो। और ड्रेनेज सिस्टम भाई आज के शहरों से बेहतर था। हर घर से कनेक्टेड ड्रेन्स, कवर्ड चैनल्स, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, और ये सब मानक के अनुसार पकी हुई ईंटों से बना हुआ था। मतलब साइज, शेप, प्रोपोर्शन सब यूनिफॉर्म। एक और चीज नोटिस करो, कोई मैसिव पैलेस नहीं, कोई रॉयल टॉम्ब्स नहीं, कोई फोर्स्ड लेबर का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, एक बड़ा सा वाटर टैंक, वाटर प्रूफ ब्रिक्स, प्रिसाइज इंजीनियरिंग। लगता है जैसे लोग सिर्फ जीने के लिए नहीं, रिचुअल्स, क्लीनलीनेस और कम्युनिटी लाइफ के लिए जी रहे थे। क्वेश्चन ये है, अगर कोई किंग नहीं था तो फिर इतनी डिसिप्लिन और प्लानिंग कैसे पॉसिबल हुई? सस्पेंस यहीं से स्टार्ट होता है दोस्त। अब सवाल है, हु लिव्ड देयर? वहां कौन रहता था? अब इमेजिन करो, एक दिन मोहनजोदारो का। सुबह ट्रेडर्स अपना सामान रेडी कर रहे हैं, आर्टिसंस बीड्स बना रहे हैं स्टोन, सेल, कॉपर से। कोई मुहर नक्काशी कर रहा है, कोई पॉटरी को शेप दे रहा है। यहाँ रहते थे फार्मर्स, ट्रेडर, प्रीस्ट्स, आर्टिसंस, मर्चेंट्स। और इंटरेस्टिंग बात, शहर का नेबरहुड्स लगता है व्यवसाय के आधार पर डिवाइड था। लोग खेती करते थे, गेहूं, जौ और हाँ, कॉटन भी। इंडस वैली वाज अमंग द अर्लीस्ट कॉटन प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया के सबसे शुरुआती कपास उत्पादों में से एक थी। एनिमल, कैटल, बुफेलो, शीप सब पार्ट ऑफ डेली लाइफ। और ट्रेड सिर्फ लोकल नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। मेसोपोटामिया तक भी ट्रेड के साक्ष्य हैं। उनके आर्टिफैक्ट्स आज भी बोलते हैं। उनकी क्राफ्टमैनशिप कितनी एडवांस थी। एक छोटी सी ब्रॉन्ज फिगराइन, द डांसिंग गर्ल, नृत्य करती हुई लड़की, सिर्फ 11 सेंटीमीटर की स्टेचू, लेकिन एटीट्यूड देखो, कॉन्फिडेंस, पोस्चर, एक्सप्रेशन, जैसे कह रही हो हम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, हम जी रहे थे। ये सब देख कर एक थॉट नेचुरली आता है, ये सोसाइटी शायद अपेक्षाकृत समतावादी थी, ज्यादा इनइक्वलिटी के साइन नहीं है, फ्लैशी इलाइट कल्चर नहीं। तो फिर सवाल ये है, इतनी एडवांस सोसाइटी
फिर इतने सालों तक हिडन कैसे रही? अब बात करते हैं हु डिस्कवर्ड देम, दुनिया को ये सब कैसे पता चला। इस कहानी का नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा फिल्मी है। 1830 में एक आदमी चार्ल्स मैसन हड़प्पा के रूइंस को नोटिस करता है, पर तब कोई समझ नहीं पाता है कि कितना बड़ा डिस्कवरी है। फिर आती है 20वीं शताब्दी, 1919 से 1920। R.D. बनर्जी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर मोहनजोदारो को देख के रुक जाते हैं। उन्हें फील होता है ये नॉर्मल रूइंस तो नहीं है, ये कुछ बहुत पुराना और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोमेंट था जब हिस्ट्री का डायरेक्शन चेंज होने लगा। 1920 में दयाराम साहनी हड़प्पा में खुदाई करते हैं और फिर सर जॉन मार्शल ASI के डायरेक्टर जनरल एक्सकेवेशन ओवरसीज करते हैं। 1924 में मार्शल दुनिया को ऑफिशियली बताते हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो एक ही एंशिएंट सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं। क्रेडिट का डिबेट आज भी होता है, लेकिन सच ये है बनर्जी ने इसे पहचाना और मार्शल ने दुनिया को बताया। हु इज मोस्ट अफेक्टेड? आज इसका असर किस पर है? सबसे पहले लोकल कम्युनिटीज जो पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साइट के पास रहते हैं। टूरिज्म से भी फायदा, प्रिजर्वेशन का प्रेशर भी, और फिर हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट जो आज भी पुरानी थ्योरी जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी को क्वेश्चन कर रहे हैं। जेनेटिक डाटा, क्लाइमेट स्टडीज सब नए सवाल खड़े कर रहे हैं। और फिर हम सब, स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग, क्योंकि ये सिविलाइजेशन हमें बताती है हमारी रूट्स सिर्फ युद्ध और एम्पायर में बिल्ड नहीं हुई हैं, बल्कि प्लानिंग, हार्मनी, इनोवेशन और कलेक्टिव एफर्ट्स में है। इंडस वैली के लोग सिर्फ शहर नहीं बनाए, उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी। कभी कभी हिस्ट्री के सबसे बड़े वंडर्स ऑर्डिनरी लोगों के साथ मिलकर काम करने से बनते हैं, और शायद यह उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। अब तक हमने बात की किस किस की सहयोगिता से यह जानकारी हमें प्राप्त हुई, लेकिन अब आता है सबसे ज्यादा गूज़बम्प्स देने वाला पार्ट। अब इस कहानी में हमको क्या क्या देखना है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ लोगों की नहीं, ये कहानी है शहरों की। ऐसे शहर जो कभी धधकते थे, जिंदगी आवाज थी, मूवमेंट थी, और फिर एक दिन खामोशी। सोचो जरा, पूरी की पूरी सिटीज, रोड्स, घर, मार्केट्स, टेम्पल्स, ड्रेनेज, पानी का सिस्टम, सब कुछ मौजूद था, और फिर जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो, एकदम वीरान अवस्था में मौजूद मिलते हैं आज हमको। यही है इंडिया के एंशिएंट लास्ट सिटीज। बात करें ये लास्ट सिटीज एक्चुअली हैं क्या? लास्ट सिटीज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कुछ खंडहर मिल गए, नहीं, ये थी फुली प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशंस, प्रॉपर स्ट्रीट्स, रेजिडेंशियल ब्लॉक्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेज, इरिगेशन सिस्टम, सब कुछ था। ये शहर सदियों तक फल फूल रहे थे। लोग यहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, काम किया, ट्रेड किया और त्योहार मनाए। और फिर किसी वजह से, क्लाइमेट चेंज, रिवर ड्राइंग, अर्थक्वेक्स, इन्वेजन से ये शहर आज अबेंडन हो गए। टाइम के साथ मिट्टी ने इन्हें ढक दिया, सैंड ने इन्हें छुपा लिया और हिस्ट्री ने इन्हें भुला दिया। जब तक मॉडर्न आर्कियोलॉजी ने इनकी नींद तोड़ नहीं दी, और जब तक ये शहर वापस मिले ना, हम तब तक हमारी हिस्ट्री बुक ही हिल चुकी थी। तो पहला क्वेश्चन उठता है, धोलावीरा का पानी का वंडर करता है, क्या डेजर्ट में भी लाइफ पॉसिबल है? सबसे पहले चलते हैं धोलावीरा, गुजरात के रण ऑफ कच्छ में। आज जब आप वहां जाओ तो सिर्फ सफेद नमक, सूखी जमीन और एक्सट्रीम हीट दिखेगी, और दिमाग नेचुरली बोलेगा यहाँ कौन सरवाइव कर सकता है। लेकिन 4500 साल पहले यहाँ एक हड़प्पन सिटी फ्लोरिश कर रही थी, और उनका सबसे बड़ा सुपर पावर वाटर मैनेजमेंट। धोलावीरा के लोगों ने मैसिव रिजर्वायर्स बनाए, रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए चैनल्स, डैम, स्टेप लाइक टैंक्स, मल्टी लेयर्ड सिस्टम बनाए। हर बूंद पानी का हिसाब था। डेजर्ट के बीच में बिना मॉडर्न पंप के, सिर्फ ग्रेविटी और प्लानिंग से ये लोग पानी स्टोर कर रहे थे। सोचो, आज हम पानी शॉर्टेज के लिए गवर्नमेंट्स को ब्लेम करते हैं, और यहाँ 2650 BCE में लोग सॉल्यूशन बना चुके थे। जीनियस नहीं, सच में वो लोग विजनरी थे। दूसरा क्वेश्चन करता है विजयनगर, वो इंडिया का सुपर सिटी था। अब सीन शिफ्ट करते हैं हम साउथ इंडिया की तरफ। विजयनगरा, आज का हम्पी, 15वीं-16वीं शताब्दी, उस वक्त यूरोप में पेरिस और लिस्बन जैसे शहर फेमस थे, लेकिन सेम टाइम पे विजयनगरा उनसे भी बड़ा और ज़्यादा अमीर था। पॉपुलेशन लगभग 5 लाख से ज़्यादा, बड़े बड़े टेम्पल्स, इंडलस बाजार, डायमंड ट्रेड, स्पाइसेज, सिल्क, फॉरेन ट्रेवलर्स यहाँ आके लिटरली स्टन्ड हो जाते थे। पोर्तुगीज राइटर लिखते हैं, हमने ऐसा शहर पहले कभी नहीं देखा। इरिगेशन सिस्टम, हिल्स के बीच से
पानी लाते थे। मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग प्लेसेस नहीं थे, वो कल्चरल हब थे। और फिर 1565 बैटल ऑफ तालीकोटा होता है। एक बैटल और कुछ ही दिनों में ये सुपर सिटी डिस्ट्रॉय हो गया। जो शहर सदियों में बना वो हफ्तों में खत्म हो गया। आज सिर्फ पत्थर बचे हैं, लेकिन जब आप हम्पी के रेउंस के बीच खड़े होते हैं ना, तो लगता है ऐसे जैसे दीवारें अब कह रही हों, हमने सब कुछ देखा है। तीसरा सबसे रहस्यमयी सवाल, सरस्वती नदी, एक नदी जो मैप से गायब हो गई। अब ये पार्ट थोड़ा मिस्टीरियस है। आपने सरस्वती रिवर का नाम सुना ही होगा, वैदिक टेक्स्ट में बार बार मेंशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है आज के मैप्स में वो रिवर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मिथ थी? सैटेलाइट इमेजिनरी ने शॉकिंग आंसर दिया। आज के घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम के नीचे एक पुराना सूखा हुआ रिवर बेड दिखता है। और सरप्राइज यही खत्म नहीं होता। इस प्राचीन नदी मार्ग के साथ साथ यहाँ हड़प्पन सेटलमेंट्स मिलते हैं। मतलब एक वक्त था जब यहाँ एक माइटी रिवर फ्लो करती थी, और लगभग 1900 BCE के आसपास वो रिवर धीरे धीरे सूख गई। और जब नदी सूख गई तो सिविलाइजेशन भी हिल गई। सोचो, पूरी सिविलाइजेशन का भाग्य एक रिवर के साथ साथ जुड़ा हुआ था। नेचर का एक डिसीजन और हिस्ट्री का डायरेक्शन बदल गया। अब नजर पड़ती है अपने अगले सवाल की ओर, कालीबंगन, खेती का सबसे पुराना सबूत। अब आते हैं हम कालीबंगन राजस्थान में, जहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को मिला कुछ ऐसा जो फार्मिंग हिस्ट्री ही चेंज कर देता है। वर्ल्ड का सबसे पुराना जुता हुआ खेत, 2800 BCE जमीन पर आज भी प्रिजर्व्ड हैं हल्की नालियां, क्रॉस हल चलाने की तकनीक के साथ। मतलब ये लोग सिर्फ खेती नहीं करते थे, ये लोग साइंटिफिक फार्मिंग समझते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कालीबंगन में अर्थक्वेक्स के क्लियर साइन मिले। बिल्डिंग्स टूट चुकी थी, अग्निवेदियां मिली जो शायद अर्ली रिचुअल्स का हिस्सा थे। ये साइट्स हमें सिखाती हैं, ये साइट्स हमें दिखाती हैं रिलीजन, एग्रीकल्चर, नेचर सब इंटरकनेक्टेड थे। पर सवाल अभी एक बाकी है, धोलावीरा का पानी, विजयनगरा किसान, सरस्वती का राज, कालीबंगन की खेती, ये सब प्रूव करते हैं एक बात, एंशिएंट इंडिया प्रिमिटिव नहीं था, ये डीपली इनोवेटिव, कनेक्टेड और एडाप्टिव था। लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में लटक रहा है, ऐसी एडवांस सिटीज, इतनी प्लानिंग, इतनी इंटेलिजेंस, फिर ये सब खोया कैसे? और क्या हो सकता है कि अभी भी कुछ शहर जमीन के नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं? इसी सस्पेंस के साथ हम यही रुकते हैं। अगला चैप्टर और ज्यादा शॉकिंग होने वाला है दोस्त। अब तक हमने बात की 2 अध्यायों की, लेकिन अब जो चैप्टर आ रहा है ना, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये टाइम का खेल है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि शहर कैसे थे, सवाल ये है कब ये शहर दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेसेस बने, कब ये खामोश हो गए और कब दुनिया ने दोबारा इनकी आवाज़ सुनी। तो स्वागत है आपका आगे की यात्रा के लिए। When did they become important? ये शहर कब पावर में थे? ये सिटीज बस एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ये टर्निंग पॉइंट थी ह्यूमन हिस्ट्री के। जब दुनिया के कई हिस्से अभी सीख रहे थे कैसे रहना है, तब इंडिया के कुछ शहर ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कैसे बेस्ट रहना है। और ये कहानी आती है वेव्स में। द फर्स्ट वेव 2600 to 1900 BCE, जब शहर बिना राजा के चले। सोचो, आज से लगभग 4600 साल पहले हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये मेट्रोपोलिसेस थे। वाइड रोड्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, मानक के अनुसार पकी हुई ईंट, वाटर सिस्टम जो डेजर्ट में भी काम करते थे। और सबसे शॉकिंग बात, यहाँ कोई राजा नहीं था, कोई बैटल फील्ड नहीं, कोई ग्लोरीफाइड वार कल्चर नहीं। जब इजिप्ट पिरामिड्स बना रहा था और मेसोपोटामिया जिगुरैट्स, प्राचीन मेसोपोटामिया का बहुमंजिला टावर, जिगुराट प्राचीन मेसोपोटामिया का बहुमंजिला टावर, ये शहर तब ऑलरेडी दिखा रहे थे अर्बन लाइफ बिना वायलेंस के भी पॉसिबल है। ये सिविलाइजेशन ट्रेड करती थी, प्लानिंग करती थी और एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड करती थी जो सरप्राइजिंगली इगालिटेरियन, समानाधिकारवादी लगती है। फिर भी लगभग 1900 BC के आसपास कुछ बदलने लगा। रिवर्स अपना कोर्स चेंज करने लगी, क्लाइमेट अनप्रिडिक्टेबल हो गया, पानी कम होने लगा। कोई ड्रामेटिक इन्वेजन नहीं, कोई सिनेमैटिक डिस्ट्रक्शन नहीं, बस लोग धीरे धीरे शहर छोड़कर चले गए। और फिर सब मिट्टी के नीचे 4000 साल के लिए सो गया, जब तक 1920 में आर्कियोलॉजिस्ट ने जमीन खोदनी शुरू नहीं की। और जब ये शहर मिले ना, तो इंडिया की हिस्ट्री सडनली 3000 साल और पीछे चली गई। अब बात आती है द सेकेंड वेव, 1st सेंचुरी BC,
टू 16th सेंचुरी CE, जब इंडिया ग्लोबल हब। अब टाइम मशीन को थोड़ा आगे ले चलते हैं। इंडस वैली खामोश हो चुकी थी, लेकिन इंडिया खामोश नहीं हुआ था। इस बार पावर आई ट्रेड, एम्पायर और ग्लोबल कनेक्शंस के साथ। विजयनगरा 14th to 16th सेंचुरी, साउथ इंडिया का एक शहर जो एक पूरे एम्पायर का हार्ट था। विजयनगरा सिर्फ कैपिटल नहीं था, ये आर्ट, आर्किटेक्चर और कॉमर्स का इंजन था। फॉरेन ट्रेडर्स, अरब, पर्शियन, पोर्तुगीज सब यहाँ आना चाहते थे। डायमंड, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस सब कुछ यहीं से फ्लो होता था। और फिर 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा ने एक दिन एक डिफीट और एक शहर जो दुनिया के मैप से ऑलमोस्ट इरेज हो गया। मुजरिस 1st सेंचुरी BC to 5th सेंचुरी CE, रोम का इंडिया कनेक्शन। अब चलते हैं केरला के कोस्ट पे। मुजरिस ये शहर इंडिया का ग्लोबल पोर्ट था। रोम के लिए स्पाइसेज यहीं से जाती थी, सिल्क, जेम्स, आइवरी सब कुछ। एंशिएंट टेक्स्ट जैसे पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी मुजरिस का नाम प्राउडली लिखते हैं। सोचो, जब यूरोप और इंडिया डायरेक्टली ट्रेड कर रहे थे, कोई कॉलोनिज्म का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। फिर फ्लड्स आए, शोरलाइन चेंज हुई, पोर्ट सिल्ट में दब गए और मुजरिस एक कहानी बन गया। टर्निंग पॉइंट पता है क्या है? जब पास्ट ने बात करनी शुरू की। अब सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट आता है 19वीं और 20वीं शताब्दी में। ब्रिटिश रूल, साइंटिफिक आर्कियोलॉजी का बर्थ और इंडिया में एक नया इमोशन, सेल्फ रेस्पेक्ट। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई शुरू की, लेकिन जब हड़प्पा और मोहनजोदारो मिले ना, कॉलोनियल नैरेटिव क्रैक हो गया। इंडिया बैकवर्ड था, ये लाइन सडनली वीक पड़ने लगी। 1920 के एग्जाक्वेशंस ने प्रूव कर दिया इंडिया की सिविलाइजेशन कॉलोनियल रूल से हजारों साल पहले एडवांस थी। और इसी टाइम नेशनलिज्म भी ग्रो कर रहा था। लीडर्स जैसे गांधी जी इन एंशिएंट अचीवमेंट्स का रेफरेंस यूज करते थे औपनिवेशिकहीनता को तोड़ने के लिए। मैसेज क्लियर था, वी वर नेवर इन्फीरियर, वी जस्ट फॉरगेट आवर ओन स्टोरी। इस अध्याय का असली मतलब सिर्फ डेट्स नहीं होता, दिस टाइमलाइंस सिर्फ ईयर और सेंचुरीज नहीं है, ये एक ब्रिज है पास्ट से प्रेजेंट तक का, खुद पर डाउट से प्राइड तक का। लास्ट सिटीज हमें ये सिखाती हैं, हिस्ट्री सिर्फ जो लिखी जाती है वही सच नहीं होती। कभी कभी हिस्ट्री जमीन के नीचे छुप जाती है, और जब वो वापस आती है ना, तो सिर्फ रील्स नहीं लाती, तो अपनी आइडेंटिटी वापस लाती है। और अभी फाइनल सवाल छोड़ के जाता हूँ, अगर हम अपने पास्ट को इतने सालों तक भूल सकते हैं, तो क्या हम अपने प्रेजेंट को फ्यूचर के लिए सही तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं? इसी थॉट के साथ रुकते हैं। अगला चैप्टर हिस्ट्री से ज्यादा हम पर सवाल उठाएगा। अब तक की कहानी सुन के शायद आपके दिमाग में एक मैप बन गया होगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप एंशिएंट इंडिया को इमेजिन करते हो, तो सबसे पहले कौन सी जगह याद आती है? गंगा का किनारा या नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स? अगर हाँ, तो यहीं पर हिस्ट्री ने हमें आधी कहानी ही बताई है, क्योंकि इंडिया के एंशिएंट लास्ट सिटीज का ये जवाब हमारी सोच से काफी ज्यादा वाइड, डाइवर्स और शॉकिंग है। तो जवाब ये है, सिविलाइजेशन सिर्फ एक नदी तक लिमिटेड नहीं थी। लास्ट सिटीज हमें एक असुविधाजनक सत्य बताती हैं। प्राचीन भारत एक सिंगल रिवर बेस्ड कल्चर नहीं था, ये एक मल्टी टेरेन सिविलाइजेशन थी। रिवर के साथ साथ डेजर्ट में, कोस्ट लाइन पर, हिल्स और प्लेटूज के बीच जहाँ कंडीशन टफ थी, वहाँ इनोवेशन और भी स्ट्रांग थी। और इसी वजह से इंडिया का एंशिएंट जियोग्राफी ट्रेड रूट्स, कल्चर और आइडियाज का जंक्शन बन गया। बात करते हैं पहली जानकारी के लिए, इंडस घग्गर प्लेन्स, जहां सिटीज प्लानिंग ने जन्म लिया। सबसे पहले चलते हैं इंडस घग्गर प्लेन्स की तरफ। आज का पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया, ये रीजन फर्टाइल था, सीजनल रिवर्स फ्लो करती थी, और यहीं से शुरू हुई अर्बन प्लानिंग की कहानी। हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये शहर नदियों की रणनीति के साथ साथ बनाए गए। वाटर सप्लाई, ट्रेड एक्सेस, एग्रीकल्चर सब कुछ कैलकुलेटेड था। यहाँ से ट्रेड होता था सिर्फ नियर बाय रीजन के साथ नहीं, बल्कि मेसोपोटामिया जैसे डिस्टेंट सिविलाइजेशन के साथ। मतलब ये प्लेन सिर्फ घर बनाने की जगह नहीं थे, ये इंटरनेशनल हाईवेज थे एंशिएंट वर्ल्ड के। और यहीं पर प्रूफ मिलता है कि इंडिया का अर्बन थॉट बहुत अर्ली स्टेज पर ही मैच्योर हो चुका था। बात करते हैं अगले टर्म की, गुजरात और राजस्थान की रेगिस्तान, जब इन्वायरमेंट ने दिमाग तेज कर दिया। अब सोचो, आज का रण ऑफ कच्छ, राजस्थान का सूखा डेजर्ट, नॉर्मल लॉजिक कहता है यहाँ शहर इम्पॉसिबल, लेकिन हिस्ट्री कहती है यही हुई सबसे बड़ी इनोवेशन। धोलावीरा, डेजर्ट के बीच एक सिटी जो पानी को सिर्फ यूज नहीं करती थी, बल्कि कंट्रोल करती थी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
स्टोन रिजर्वायर्स, चैनल्स, डैम्स, हर बूंद की रिस्पेक्ट, एनवायरनमेंट से फाइट नहीं, पार्टनरशिप की। कालीबंगन, इसी डेजर्ट बेल्ट में वर्ल्ड का सबसे पुराना फार्म मिला। यानी ये लोग सिर्फ एडजस्ट नहीं कर रहे थे, ये लोग डेजर्ट में एग्रीकल्चर इनोवेट कर रहे थे। लेसन क्लियर था, स्कार्सिटी से निकलती है क्रिएटिविटी। बात करते हैं हम अगले चैप्टर की, साउथ इंडिया। जब जियोग्राफी ने ग्लोबल ट्रेड को जन्म दिया, अब चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, आज के कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला की ओर। यहाँ जियोग्राफी बिल्कुल अलग है। फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स और लॉन्ग कोस्ट लाइन्स, इस डाइवर्सिटी ने साउथ इंडिया को बनाया ग्लोबल ट्रेड का पावर हाउस। विजयनगरा, हम्पी सिर्फ एक शहर नहीं, एक इंपीरियल इकोसिस्टम, 4000 हेक्टेयर्स में फैला हुआ। टेम्पल्स, एक्वेडक्ट्स, मार्केट, रोड्स, हिल्स के बीच नेचुरल प्रोटेक्शन और परफेक्ट वाटर सिस्टम। यहाँ से पावर नहीं, कल्चर और इकोनॉमी फ्लो करती थी। मुजरिस जैसे पोर्ट केरला के कोस्ट पर जो रोम, अरबिया और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करते थे। स्पाइसेस, सिल्क, जेम्स। इंडिया तब भी ग्लोबल था जब दुनिया अभी ग्लोबल वर्ल्ड सीख रही थी। रियल लाइफ एग्जांपल जहां आज भी हिस्ट्री चलती है, अब उसकी बात करेंगे। ये सब सिर्फ टेक्स्ट बुक का ज्ञान नहीं है, आज भी आप इन जगहों पर जा सकते हो और हिस्ट्री को महसूस कर सकते हो। लोथल, गुजरात, 2400 BCE, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नॉन डॉकयार्ड। टाइडल लॉक्स, वेयर हाउसेज, ड्रेनेज। आज वहां पानी नहीं है, लेकिन कभी यहीं से शिप्स मेसोपोटामिया के लिए निकलती थी। सोचो, आज का ड्राई लैंड कभी इंटरनेशनल पोर्ट हुआ करता था। हम्पी कर्नाटका एक ऐसा प्लेस जहां हर पत्थर एक कहानी बोलता है। मंदिर, बाजार, एक्वेडक्ट। आज लोग यहाँ फोटोज लेने आते हैं, लेकिन असल में ये जगह एक लास्ट वर्ड का ओपन इनविटेशन है। सिरकप, तक्षशिला, पाकिस्तान। और यहाँ कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ग्रीक स्टाइल ग्रिड प्लानिंग, बुद्धिस्ट स्तूपाज, इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर। अलेक्जेंडर के बाद का शहर जहाँ कल्चर मिक्स हो गए। ये जगह प्रूव करती है प्राचीन भारत आइसोलेटेड नहीं था, ये आइडियाज, लोगों और कल्चर का मीटिंग पॉइंट था। अब बात करते हैं इस अध्याय का असली मैसेज क्या है। ये लोकेशन सिर्फ मैप के डॉट्स नहीं है कि एंशिएंट इंडियंस ने हर इन्वायरमेंट को मास्टर किया। रिवर हो या डेजर्ट्स, कोस्ट लाइन हो या हिल्स, जियोग्राफी डेस्टिनी नहीं थी, अपॉर्चुनिटी थी। और अब एक लास्ट सवाल छोड़ता हूँ, अगर इतनी डाइवर्स जगह पर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन पॉसिबल थी, तो क्या हम आज अपनी जियोग्राफी का बेस्ट यूज कर रहे हैं? इसी थॉट के साथ यहीं रुकते हैं। अगला चैप्टर बताएगा ये सब खोया क्यों और हमें आज इससे क्या सीखना चाहिए। तो वेट एंड वॉच। अब तक हमने देखा जो भी महत्वपूर्ण था, लेकिन अब जो चैप्टर आ रहा है ना, वो सबसे इनफाइनाइट है, सबसे अनकंफर्टेबल और सबसे रेलेवेंट। क्योंकि यह चैप्टर सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, यह चैप्टर हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में है। तो स्वागत है आपका एक और शानदार इतिहास के साथ, या फिर कह लो वो सच जो अक्सर बताया ही नहीं गया। व्हाई वर द लास्ट, ये शहर एक्चुअली क्यों गायब हुए? हमने स्कूल में एक सिंपल सी लाइन सुनी है, सिविलाइजेशंस वर डिस्ट्रॉयड बाय इन्वेजन्स। इजी एक्सप्लेनेशन, सिंपल विलेन, स्टोरी खत्म। लेकिन ट्रुथ काफी ज्यादा साइलेंट और डेंजरस है। इंडिया के एंशिएंट लॉस्ट सिटीज ज्यादातर तलवार से नहीं गिरे, ये धीरे धीरे नेचर, सिस्टम और ह्यूमन डिसीजंस के बीच पिस गए। अब हम इनको समझते हैं कुछ टॉपिक्स के साथ, या कह लो हेडिंग्स के साथ, या कह लो मुद्दों के साथ। तो पहला मुद्दा है क्लाइमेट चेंज, जब नदियां मरने लगी। सोचो एक शहर जो एक नदी के भरोसे जीता है, खेती उसी पानी से, व्यापार उसी रूट से, डेली लाइफ उसी रिदम पे। अब इमेजिन करो वो नदी धीरे धीरे सूखने लगे। यही हुआ सरस्वती, घग्गर, हाकरा के साथ। लगभग 1900 BCE के आसपास क्लाइमेट पैटर्न्स चेंज हुए, मानसून वीक हुए, रिवर्स ने अपना कोर्स बदला। सैटेलाइट इमेजेस आज भी दिखाती हैं ये घोस्ट रिवर जहां कभी जिंदगी फ्लो करती थी। पहले क्रॉप्स फेल हुए, फिर फूड शॉर्टेज आई, फिर लोग माइग्रेट करने लगे। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई पैनिक नहीं, बस एक शहर के बाद दूसरा खाली होता चला गया। और सबसे स्कैरी बात, लोगों ने फाइट नहीं की, उन्होंने एक्सेप्ट किया और मूव ऑन कर गए। बात करें दूसरा मुद्दा क्या है जिससे हमारे शहर खो गए, अर्थक्वेक्स, जब जमीन ने साथ छोड़ दिया। अब एक और इनविजिबल एनिमी आता है इन शहरों का, अर्थक्वेक्स। कालीबंगन, मोहनजोदारो, यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा दीवारें सीधे नहीं गिरी हैं, वो टिल्टेड हैं, फ्लोर्स क्रैक्ड हैं, स्ट्रक्चर बार बार रिपेयर हुए। मतलब ये एक बार का डिजास्टर नहीं था, ये रिपीटेड सिस्मिक शॉक्स थे। सोचो आप घर बनाते हो,
और जमीन बार बार हिल जाती है। कितनी बार रीबिल्ड करोगे? एक टाइम आता है जब दिमाग बोलता है बस अब काफी है और लोग शहर छोड़ देते। हमारा जो अगला मुद्दा है शिफ्टिंग ट्रेड रूट्स। जब पैसा रास्ता बदल लेता है, कुछ शहर तलवार से नहीं मरते, वो इररिलेवेंट हो जाते हैं। पोर्ट्स जैसे लोथल और मुजरिस ग्लोबल ट्रेड के किंग थे, लेकिन जैसे जैसे ट्रेड रूट चेंज हुए, न्यू पोर्ट्स डेवलप हुए, ओल्ड रूट्स सिल्क से भर गए, बिजनेस रुक गया। और जब ट्रेड रुकता है ना, तो शहर की हार्ट बीट भी रुक जाती है। नो जॉब, नो माइग्रेशन, सिर्फ स्लो डिक्लाइन। ये शहर डिस्ट्रॉय नहीं हुए, ये भूखे रह गए। हमारा जो अगला मुद्दा है वो इकोलॉजिकल कोलैप्स। जब जमीन थक जाती है। अब एक और हर्ष ट्रुथ, हम सिर्फ नेचर के विक्टिम्स नहीं होते, कभी कभी हम काज भी होते हैं। डिफॉरेस्टेशन, ओवर फार्मिंग, सॉइल इरोजन, सैलिनाइजेशन। जमीन जो कभी फर्टाइल थी वो धीरे धीरे बरेन हो गई और लार्ज पॉपुलेशंस को सपोर्ट करना इम्पॉसिबल हो गया। उस पर सिविलाइजेशन का एक लिमिट होता है, और जब रिसोर्सेज उस लिमिट के नीचे चले जाते हैं, शहर खुद ही कोलैप्स हो जाते हैं। पांचवा मुद्दा जो हमारा है शहरों के खोने का और डिजीज। जब कमजोर शहर पे आखिरी वार होता है ना, डायरेक्ट एविडेंसेस कम है, लेकिन बरियल्स में स्केलेटल एनोमलीज मिली हैं। माल न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, पॉसिबली एपिडेमिक्स। सोचो, जब शहर ऑलरेडी वीक हो, पानी कम, फूड कम, ट्रेड स्लो, एक डिजीज आउटब्रेक फाइनल पुश बन जाता है। हिस्ट्री में वो शहर बस एबेंडेंड लिख दिया जाता है। वाई शुड वी केयर? ये कहानी आज क्यों इम्पोर्टेंट है? अब यहीं पर ये चैप्टर सिर्फ हिस्ट्री नहीं रहता, ये वार्निंग बन जाता है, क्योंकि ये लास्ट सिटीज हमें दिखाती हैं हम कितने स्मार्ट हो सकते हैं और कितने फ्रेजाइल भी। रेजिलेंस और फ्रेजिलिटी दोनों एक साथ। इंडस वैली को लोगों ने रिबिल्ड किया, अडॉप्ट किया, इनोवेट किया, लेकिन हर चैलेंज का सॉल्यूशन नहीं होता। ये शहर प्रूफ है सिविलाइजेशन एक प्रोसेस है, गारंटी नहीं। एंशिएंट सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न प्रॉब्लम्स। आज हम क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी से, अर्बन फ्लोडिंग से। और आयरनी देखो, हड़प्पा का ड्रेनेज आज के शहरों से बेटर था। धोलावीरा का रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज भी काम करता। मतलब सॉल्यूशन नए नहीं चाहिए, कभी कभी हमें याद करना होता है। स्टीरियोटाइप्स का एंशिएंट इंडिया सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं था, ये साइंटिफिक, कमर्शियल और ग्लोबल था। ट्रेड करता था रोम से, अर्बन प्लानिंग मास्टर करता था, टेक्नोलॉजी यूज करता था। लास्ट सिटीज ये मिथ तोड़ती है कि इंडिया बस टाइमलेस था। नहीं, इंडिया डायनेमिक था। अब इस अध्याय का असली मिरर और अभी लास्ट सवाल, इन सब कहानियों के बीच एक रिफ्लेक्शन छुपा है। अगर क्लाइमेट चेंज एक सिविलाइजेशन को मिटा सकता है, तो हम कौन से जोन में हैं? अगर वाटर मिसमैनेजमेंट शहर खत्म कर सकता है, तो हम कितने सेफ हैं? लास्ट सिटीज हमें डराने के लिए नहीं है, वो हमें जगाने के लिए हैं, क्योंकि सरलता तब तक काम करती है जब तक हम नेचर की वार्निंग्स को सुनते हैं, और जब हम नहीं सुनते, हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, हिस्ट्री रिप्लेस हो जाती है। इसी हैवी थॉट्स के साथ हम यही रुकते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अब ये कहानी हम पर शिफ्ट हो चुकी है। तो साथियों, अब तक हमने जाना क्या था, कहाँ था, कब था और क्यों खत्म हुआ, लेकिन अब सबसे फिल्मी सवाल आता है, ये सब मिला कैसे? हजारों साल पुरानी जमीन के नीचे दबी कहानियों को इंसान ने ढूंढा कैसे? क्योंकि सच बताऊं, इंडिया के एंशिएंट लास्ट सिटीज खुद सामने नहीं आए, उन्हें ढूंढा गया, कभी गलती से, कभी क्लूज फॉलो करके, और आज टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये चैप्टर एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, ये एक डिटेक्टिव थ्रिलर है। हाउ आर दे फाउंड? ये शहर कैसे वापस मिले? हम क्लू की बात करेंगे, तरीकों की बात करेंगे। जो सबसे पहला तरीका हमारा है वो है बाय एक्सीडेंट। जब सबसे बड़ी खोज एक गलती से हुई। सोचो, एक ब्रिटिश इंजीनियर को मिड 1800 में पंजाब के जंगल और माउंट्स रेलवे लाइन बन रही है। इंजीनियर को चाहिए ब्रिक्स, स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स, और उन्हें दिखता है मिट्टी के बड़े बड़े टीले। लोकल लोग बोलते हैं यहाँ कोई पुराना ब्रिक का किला था। ब्रिटिश लोग क्या करते हैं? टीलों को तोड़ देते हैं, ब्रिक्स निकालते हैं और उनसे रेलवे लाइन बनाते हैं। साउंड नॉर्मल, राइट? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो ब्रिक्स हड़प्पा के थे, एक शहर जो 4000 साल से जमीन के नीचे सो रहा था। जब आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि रेलवे ट्रैक में यूज्ड ब्रिक्स मानक के अनुसार पके हुए, बेक्ड, एंशिएंट हैं, तब अलार्म बजा, एक्सकैवेशन शुरू हुई और दुनिया को पता चला इंडिया के पास एक ऐसी सिविलाइजेशन थी
जो टेक्स्ट बुक्स में थी ही नहीं। एक गलती, एक लूट और हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिवील। दूसरा जो तरीका वो बाइक लिव, सब कविता आर्कियोलॉजी बन गई। अब एक और कहानी सुनो तमिलनाडु संगम लिटरेचर। हजारों साल पुरानी पोयम जिनमें लिखा है एक शहर के बारे में, पुहार, कावेरी पट्टनम। पोयम्स बोलती है बड़े शिप्स, बाजार की आवाज, समुंदर के किनारे का शहर, और फिर एक लाइन, समुंदर ने शहर को निगल लिया। लोग पहले सोचते थे मेटाफर होगा, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा अगर ये सच हो। 20वीं शताब्दी में डाइवर्स और आर्कियोलॉजिस्ट समुंदर के नीचे गए और वहां मिले वाल्स, ब्रिक्स, स्ट्रक्चर्स। पुहार वापस मिल गया, एक शहर जो पोएट्री में जिंदा था और पानी के नीचे सो रहा था। कभी कभी हिस्ट्री बुक्स में नहीं, वारसित में छिपी होती है। तीसरा तरीका है टेक्नोलॉजी। आज आसमान से जमीन पढ़ी जाने लगी है। अब आज के जमाने की बात, आज आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ खुदाई नहीं करते, वो सैटेलाइट से देखते हैं। सैटेलाइट इमेजिनरी ने दिखाया सरस्वती रिवर का ड्राई पाथ, एक घोस्ट रिवर, और उसके किनारे किनारे डजन्स ऑफ हड़प्पन साइट्स। फिर आया लाइडर, जंगल के ऊपर से लेजर बीम्स, पेड़ हटाओ, जमीन का स्ट्रक्चर दिखाओ, और अचानक हिडन वॉल्स, रोड्स, लेआउट्स जो आंखों से दिखते ही नहीं थे। फिर आता है जीपीआर, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जमीन के नीचे देख लेता है बिना एक भी इंच खोदे। जैसे अग्रोहा हरियाणा में पूरा सिटी प्लान स्क्रीन पे आ गया। ये मैजिक नहीं है, ये साइंस है। और साइंस ने हिस्ट्री को दोबारा लिखना शुरू किया। हाउ आर दे स्टडीड, मिलने के बाद समझा कैसे जाता है। शहर मिलना एक चीज है, उन्हें समझना दूसरी। लेयर बाय लेयर जमीन एक डायरी है। एग्जैक्वेशन में हर लेयर का मतलब होता है। ऊपर वाली लेयर न्यूअर लाइफ, नीचे वाली लेयर ओल्डर लाइफ। हर मिट्टी का रंग, हर आइस लेयर, हर ब्रोकन वॉल टाइम का एक पेज होता है। गलत लेयर डिस्टर्ब हो गई तो कहानी मिक्स हो जाती है। पोएट्री, कॉइन्स और डेली लाइफ। एक छोटा पोएट्री का टुकड़ा भी बोलता है। इस टाइम के लोग क्या खाते थे, किसके साथ ट्रेड होता था, फैशन क्या था। कॉइन्स बताते हैं इकोनॉमी, सील्स बताते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, टूल्स बताते हैं टेक्नोलॉजी। मॉडर्न साइंस जब स्केलेटन भी बात करने लगे। आज साइंस नेक्स्ट लेवल पर है। डीएनए एनालिसिस बताता है लोग कहाँ से आए, कौन माइग्रेट हुआ। आइसोटोप स्टडीज टीथ और बॉन्स बताती हैं क्या खाया, कहाँ ट्रेवल किया, पानी का सोर्स क्या था। स्केलेटन सिर्फ डेड बॉडी नहीं होता, वो एक बायोग्राफी होता है। खंडहर रूइंस सिर्फ टूटी हुई इमारतें नहीं होती, बल्कि वे इतिहास की कहानियां कहते हैं। ये लॉस्ट सिटीज अचानक वापस नहीं आए, उन्हें गलती से छेड़ा गया, क्लूज से ट्रैक किया गया और टेक्नोलॉजी से डिकोड किया गया। और हाँ, नए टूल के साथ पास्ट और ज्यादा क्लियर होता जा रहा है। हिस्ट्री स्टैटिक नहीं, हिस्ट्री डिस्कवर होती रहती। और शायद अभी भी कुछ शहर जमीन के नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अब अपनी कहानी के अंतिम दौर में। ये शहर सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं है, ये शीशे हैं, मिरर्स हैं। इनमें हम अपना पास्ट देखते हैं और उस पास्ट में अपना फ्यूचर भी झलकता हुआ मिलता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हाँ, कोलैप्स मुमकिन है, सबसे ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशंस भी गिर सकती है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाते हैं कि इंसान क्या क्या कर सकता है जब इमेजिनेशन, डिसिप्लिन और नेचर के साथ समझ हो। धोलावीरा के रिजर्वायर्स सिर्फ पानी नहीं संभालते थे, वो फॉरसाइट संभालते थे। हड़प्पा की स्ट्रीट्स सिर्फ सीधी नहीं थी, वो क्वालिटी का डिजाइन थी। विजयनगर की बाजार सिर्फ ट्रेड नहीं करती थी, वो दुनिया को कनेक्ट करती थी। और फिर सब खत्म हो गया, या शायद छुप गया। और जब हम इन ड्रीम्स के बीच खड़े होते हैं, खामोश पिलर, टूटी हुई दीवारें और खुले आसमान के नीचे फैले शहर, तो एक सवाल हवा में लटक जाता है, क्या हम भी अपनी ही कहानी रिपीट कर रहे हैं या हम इनसे कुछ सीख पाएंगे। इंडिया के एंशिएंट लॉस्ट सिटीज हमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं देते, वो हमें वार्निंग देते हैं और होप भी कि अगर हमने नेचर को समझा, रिसोर्सेज का रिस्पेक्ट किया और सोसाइटी को बैलेंस में रखा, तो हम सिर्फ सरवाइव नहीं करते हैं, हम फ्लोरिश करते हैं। और इसी सोच के साथ इस कहानी का अंतिम मेल्टिंग पॉइंट, कुछ शहर मिट्टी में दब जाते हैं लेकिन उनकी कहानियां कभी नहीं मरती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। हमें आपके विचारों का, जवाबों का इंतजार रहेगा। जय हिंद दोस्तों।